सो फैमिली बाय चॉइस पार्ट 25 की स्टार्टिंग में यहाँ युंजो की मॉम ने इन सबके सामने घुटनों पे बैठ जाती है और उन लोगों से कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि हेजू ने एक ऑर्डिनरी लाइफ जिए, क्योंकि जब वो छोटा था ना तब सब लोग उसे पापा नहीं है कह के काफी ज्यादा चिढ़ाया करते थे, लेकिन अब तो उसकी मॉम भी खूनी है और फैमिली के नाम पे उसके पास तो बस तुम लोग ही हो। तो उनकी ये बात सुन के यहाँ साना ना याद करने लग जाता है कि उसकी मॉम में और हेजुन की मॉम में कितना ज्यादा फर्क है। लेकिन साथ ही में यहाँ जॉन उनसे कह रहे थे कि हेजुन ना आपके लिए हमेशा ही इंतजार करते रहेगा, इसलिए आपको कुछ करना होगा ताकि उसका इंतजार खत्म हो सके। और दूसरी ओर यहाँ हेजुन ना साना को मैसेज करके जल्दी आने के लिए कह रहा था और बाद में वो यहाँ इन दोनों को ना उसका जाके कमरा भी दिखा देता है। तो यहाँ साना की बहन कह रहे थे कि ये भाई का कमरा है, तो क्या हम आज रात यही रुकने वाले हैं? लेकिन उसकी मॉम कह रहे थे कि तुम्हारा भाई ना इस रूम को काफी अच्छे से रखा है, जबकि वो 1 महीने पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ ये बात सुन के ना हेजुन उनसे पूछ लेता है कि इसका क्या मतलब है, क्या साना सच में सिर्फ 1 ही महीने के लिए वापस आया था? लेकिन यहाँ साना की मॉम उससे कह देती है कि तुम्हें इन सब बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा फैमिली मैटर है, हम संभाल लेंगे, इसलिए तुम यहाँ से जाओगे ना तो रूम का दरवाजा बंद कर देना। तो इसलिए वो वहाँ से जाने ही वाला था कि जाने से पहले ना साना की मॉम से कह रहा था कि अगर आप साना की बात कर रहे हैं तो मैं आपकी इस बात सुन सकता हूँ, क्योंकि मैं साना के लिए कोई स्ट्रेंजर नहीं बल्कि उसकी फैमिली ही हूँ। ये सब कह के ना वो वहाँ से दरवाजा बंद करके बाहर चला गया था और साथ ही में वो साना को कॉल करने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे साना और जुआन भी हाथ पकड़ के अंदर आते हैं, लेकिन उसे देखते ही ना यहाँ वो अपना हाथ छुड़वा लेते हैं और उसे देख के काफी ज्यादा डर भी गए थे कि कहीं इसे पता तो नहीं चल गया। यहाँ हेजुन ना उन दोनों से पूछ रहा था कि तुम इतने देर से थे कहाँ, गए कहाँ थे तुम? लेकिन यहाँ साना ना उसे झूठ कह देता है और वो उसे सच नहीं बता रहा था। लेकिन हेजुन कह रहा था कि मैंने तुम्हें कितने कॉल किए थे, पता भी है कितनी बड़ी इमरजेंसी है, तुम्हारी मॉम यहाँ आई हुई है। तो ये बात सुनकर यहाँ पे साना भी शॉक हो गया था और वो जुआन से कह रहा था कि क्या तुम हेजुन को अपने फ्लैट में लेके जाओगे, मुझे ना मेरी मॉम से कुछ अकेले में बात करनी है। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। तो जैसे यहाँ पे घर आता है तो उसकी बहन देख के ना उसे सीधे ही जाके हक कर लेती है। वो उसे देख के ना काफी ज्यादा खुश थी। वो यहाँ पे उसकी मॉम के बारे में उससे पूछ रहा था तो वो कह रहे थे कि मॉम तो रूम में बैठी हुई है। तो वो भी ना फिर रूम की ओर जा रहा था उससे मिलने के लिए। तो हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जहाँ उसकी मॉम ना ड्रिंक करते हुए साना को उसकी हर एक प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी और उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाती भी थी। तो बेचारा ये सब याद करके ना उसे तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो ना अपने रूम के अंदर चला गया था। तो जैसे ही उसके आने के बाद यहाँ पे उसकी मॉम तो सीधे ही उससे पूछ लेती है कि तुमने तो हॉस्पिटल भी चेंज करवा लिया, तो इसका मतलब ये है कि तुम एंड तक ना सेल्फिश बन के ही रहने वाले हो और तुम जो चाहते हो वही करोगे, क्योंकि तुम तो मेरी बात कभी सुनने नहीं वाले, तुम तो मुझे मरते हुए देखना चाहते हो। लेकिन यहाँ साना उनसे कह रहा था कि नहीं आप मरोगे नहीं, आप ना बिल्कुल ठीक हो। लेकिन उसकी मॉम तो उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी और कह रही थी कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मेरे मरते वक्त भी तुम मेरी जरा भी फिक्र नहीं करोगे और तुम मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो, अपनी मॉम को तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तो साना फिर उसकी मॉम से कह ही देता है कि मुझे ना पिछले 10 सालों से बस यही डर था कि जैसे कि मैंने अपनी बहन को खो दिया, शायद ना मैं आपको भी वैसे ही खो दूंगा, लेकिन ये डर ना सिर्फ मुझे था। तो हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही थी, लेकिन यहाँ साना ना उन्हें आके यहाँ रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ उसकी मॉम तो उससे कह रहे थे कि मेरी ऐसी हालत की जिम्मेदार ना तुम हो, तुमने ये सब किया है। तो यही सारी बातें याद करके ना बुरा लग रहा था और वो उसकी मॉम से यहाँ कहता भी है कि आप ना सेल्फिश हो, आप सिर्फ हमेशा ही अपने बारे में सोचते हो, बल्कि आपने तो कभी अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा, मेरी छोड़े। क्या आपने कभी अपनी बेटी के बारे में भी सोचा है? लेकिन ये बात सुन के यहाँ पे उसकी मॉम तो उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और उससे कह रही थी कि तुम्हारी ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें क्या पता है कि मैं मेरी बेटी को खोने के बाद ना कितनी ज्यादा मुश्किल में थी। ये सब कह के ना उसके ऊपर चिल्ला रही थी, लेकिन तभी यहाँ ना सोही अंदर आ जाती है और उसकी मॉम को रोक लेती है। लेकिन फिर भी वो तो उसकी मॉम से पूछ रहा था कि क्या आप सच में मेरी बहन की डेथ के बाद सच में रोए थे? लेकिन ये बात सुन के फिर से वो जब उसे मारने ही वाली थी कि यहाँ सोही आके ना उसे रोक लेती है और उससे कह रही थी कि भाई प्लीज आप मॉम से माफी भी मांग लीजिए। लेकिन यहाँ पे साना उसकी मॉम से कह रहा था कि आपको ना सोही को लेके यहाँ से चले जाना चाहिए वापिस सियोल, और मैं सियोल वापस नहीं आने वाला। ये सब कह के ना वो तो वहाँ से चला गया था और काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। तो वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें यहाँ पे जुओन के फ्लैट पे दिखाया जाता है, यहाँ हेजुन ना मिलके उसके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। लेकिन इस दौरान ना वो उससे पूछ लेता है अरे दाल कहाँ है, दाल क्यों नहीं दिखाई दे रही? तो यहाँ जुओन उसे बता देती है कि वो तो उसके घर गई है, उसकी मॉम का बर्थडे था। तो इसके बाद ना वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि मैं साना के लिए ना कपड़े लेके जाता हूँ, उसने तो कल से चेंज ही नहीं किया होगा। और वो ना वापस से अपने फ्लैट में जाके जब साना के कमरे से उसके कपड़े निकालता है तो वो देखता है कि यार कुछ गोलियां रखी हुई थी जो कि असल में स्लीपिंग पिल थी। इसे देख के ना वो भी शॉक हो गया था। और वही दूसरी तरफ जब हमें साना को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल के रूम में ना लेटे हुए आराम कर रहा था, लेकिन इसी दौरान ना उसे यार जॉन का मैसेज आ जाता है जो कि उससे कह रही थी कि मैं हॉस्पिटल तुमसे मिलने आ रही हूँ। तो इसे देख के वो भी ना खुश हो गया था और वो जल्दी से उठ के ना अपनी गोलियां खा लेता है क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा सिर दर्द कर रहा था। और फिर बाद में ना वो वहाँ से बाहर चला जाता है जहाँ की वो देखता है कि जॉन जब आ रही थी ना तो वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी और साथ ही में वो भी जब जॉन को ऐसे खुश देखता है ना तो वो भी काफी ज्यादा खुश लग रहा था उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देख के। तो वो दोनों जब यहाँ पे मिलते हैं ना तो काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। लेकिन साथ ही में यहाँ पे साना के कलीग्स ना उसे देख लेती है। और वही दूसरी तरफ जब हमें रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, यहाँ हेजुन ना उसके डैड के साथ मौजूद था और साथ ही में वो ना दादी भी मौजूद थी जो कि यहाँ पे हेजुन से कह रही थी कि मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड ना जरूर किसी से मिल रहे होंगे, इसलिए तुम भी ध्यान रखना। ये सब कह के ना वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यही बात सुन के यहाँ पे हेजुन तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। तो यहाँ उसके डैड उससे कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी बातों पे ध्यान मत दो तुम। लेकिन वो ना यहाँ उनसे ये पूछ लेता है कि क्या साना को आजकल ठीक से नींद नहीं आ रही जैसे कि उसे पहले
नहीं नींद आती थी। तो ये सुन के ना उसके डैड भी शॉक हो गए थे और पूछ रहे थे कि क्या हुआ, वो तो ठीक हो गया था ना। और वही इधर यहाँ सना और जुअन ना लंच करने आए हुए थे, तो ये दोनों काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। लेकिन यहाँ खाना खाते हुए ना जुअन को देखते हुए तो सना और भी ज्यादा खुश लग रहा था। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे हेजुन ना उसके डैड को बता रहा था कि सना की मॉम ना कल उनसे मिलने आई थी। तो यही बात ना असल में वो सना के डैड को कॉल करके बता देता है। और वही इधर यहाँ पे ये दोनों ना खाना खत्म करके जब वहां से जा रहे थे और साथ ही में यहाँ जुअन ना गाने गुनगुना रही थी, लेकिन वो ना यहाँ सना का फेस पकड़ लेती है और उससे कह रही थी कि मैं तुमसे कितनी देर से बातें कर रही हूँ, मेरा तो गला भी सूख गया है और तुम तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे, क्या तुम्हारा मेरे ऊपर ध्यान है भी या नहीं। और साथ ही में उससे पूछ भी रही थी कि क्या तुम्हारी मॉम यहाँ तुम्हें वापस सियोल ले जाने के लिए आई है, तो तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम उनके साथ वापस चले जाओगे। लेकिन यहाँ सना कह रहा था कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा सच में। तो यार जुअन उससे पूछ रहे थे कि तुम ठीक तो हो ना, तो वो भी कह रहा था कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि क्या हुआ। तो यार वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ। लेकिन इस बात पे ना यार सना उसका कोई जवाब नहीं देता। तो जुअन उससे कह रही थी कि अगर तुम यहाँ मेरी वजह से रह रहे हो और तुम अपनी मॉम और अपनी बहन का ख्याल रखना चाहते हो, तो तुम मेरी वजह से यहाँ पे मत रुको, तुम जा सकते हो। लेकिन ये बात सुन के यहाँ पे वो तो ना जुअन का हाथ पकड़ लेता और उससे कह रहा था कि मुझे जाने मत दो, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता, और मुझसे ये कहो कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती और मुझे रोको। तो ये बात सुन के ना यहाँ पे जुअन तो सना का कॉलर पकड़ लेती है और उससे कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाले। तो ये बात सुन के ना वो तो उसे हग ही कर लेता है और उससे कह रहा था कि मैं विश करता हूँ कि हमें ना ऐसे हक करते हुए कोई देखे। जुअन भी उससे कह रही थी कि अगर ऐसा होगा ना तो मैं अपना चेहरा छुपा लूंगी। और ये सब कहते हुए ना वो दोनों तो काफी ज्यादा खुश लग रहे थे एक दूसरे के साथ। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सना के डैड ना जुअन के डैड के रेस्टोरेंट आ गए थे। तो यहाँ वो उनसे पूछ रहे थे क्या तुमने सना को कॉल किया था और उसकी मॉम को। तो वो भी कह रहा था कि हाँ मैंने उनसे कॉल किया था, लेकिन वो ना मेरा कॉल इग्नोर कर रही है। तो फिर बाद में ना जुअन के डैड ना उसे यहाँ पे खाना भी खिलाते हैं और साथ ही में उससे पूछ भी रहे थे कि तुम आगे क्या करने वाले हो। और वही दूसरी तरफ जब हमें यहाँ पे रात में दिखाया जाता है जहाँ की सना की बहन ना उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई हुई थी, तो सना भी उससे जाके पूछता है कि तुम अकेले यहाँ क्यों आई हो और मॉम कहाँ है। तो सोही उसे बता रही थी कि मॉम तो अभी भी होटल में ही है, लेकिन उन्होंने ना मुझे सियोल जाने के लिए कह दिया। वो कह रहे थे कि वो ना यहाँ एक और दिन रुकना चाहती है और बाद में आ जाएगी। लेकिन साथ ही में ये भी बता देती है कि कल ना मॉम काफी ज्यादा रोई थी और वो सना से कह रहे थे कि भाई क्या मैं आपके साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक यहाँ नहीं रुक सकती। लेकिन वो कह रहा था कि मॉम मेरे बिना अच्छी तो है ना। तो उसकी बहन भी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, मॉम ना उस समय काफी ज्यादा सेंसिटिव थी, अगर तुम और मैं मॉम के साथ रहे तो शायद ना वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ये बात सुन के ना पे सना सोचने लग जाता है। तो हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि जाके सना ना उसके मॉम के डॉक्टर से बात करते हुए उनसे पूछ रहा था कि उनकी हालत कैसी है। तो डॉक्टर ने उसे बता देती है कि उसका पैर ना बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बीमारी ना असल में उसकी साइकोलॉजिकल बीमारी है, तो हमें ना शायद उसे साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाना चाहिए, क्योंकि उसका शरीर ना पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। तो यही बातें याद करके हुए वो उससे बहन से कह रहा था कि अगर मैं मॉम के पास रुकूंगा ना तो उनकी परेशानियां ना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि मॉम के लिए ना मैं उनके पैर की चोट के समान हूँ। अगर उनके पैर की चोट यानी कि मैं उनसे दूर रहा ना तो उनकी बुरी मेमोरीज भी ना चली जाएगी और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और तुम्हें पता है ना कि मॉम तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है, इसलिए मॉम ना तुम्हारी वजह से और भी ज्यादा जल्दी ठीक हो जाएगी। और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 25 की एंडिंग होती है।